14 मार्च 2024 यानी कि आज ही के दिन 12:36 पर दोपहर हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, नवग्रहों के राजा, ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव अपनी राशि बदलेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में अपने गुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान होंगे। 1 महीने तक ये मीन राशि में रहेंगे। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान रहेंगे और यहीं से खर मास की शुरुआत हो जाएगी। खर मास यानी मलमास, सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव जब अपने गुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं तो गुरु के सामने सूर्य अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं। न तो ज्यादा शुभ फल दे सकते हैं, न ज्यादा अशुभ फल दे सकते हैं और किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य के लिए सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए जब सूर्य सामान्य अवस्था में रहते हैं वो शुभ या अशुभ फल नहीं दे सकते हैं। शुभ कार्यों के लिए यह जो समय है वर्जित माना जाता है। ऐसे में सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे तो इसका प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, यह आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं सूर्य की कृपा को हम प्राप्त कर सके और हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सके और जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बहुत जरूरी है ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच सके। और आपका एक प्यार भरा लाइक और कमेंट्स जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। वीडियो में अगर किसी प्रकार की कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट्स में आप जरूर बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा, आपके सप्तम भाव में होगा। इसका प्रभाव कन्या राशि पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, यह आज समझने वाली बात है। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव द्वादश के स्वामी हैं और सप्तम भाव में यह राशि परिवर्तन करेंगे। सप्तम भाव में पहले ही मीन राशि में राहु विराजमान है तो सूर्य और राहु की युति बनेगी। इस युति से ग्रहण योग का निर्माण होगा, पितृदोष का निर्माण होगा। बहुत से वीडियो में आपने सुना होगा और यह बात भी सही है कि सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग और पितृदोष का निर्माण भी करती है, लेकिन इसका प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा अशुभ होने वाला नहीं है। यह भी समझने वाली बात है। क्यों नहीं होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ उपाय करने की जरूरत भी है, कुछ सावधान रहने की जरूरत भी है, सतर्क रहने की जरूरत भी है क्योंकि सूर्य आपके द्वादश के स्वामी हैं, राहु के साथ विराजमान है। दो विपरीत ग्रह हैं, विपरीत स्वभाव के ग्रह एक साथ बैठेंगे, लेकिन साथ में बुध भी विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, इसको भी नकार नहीं सकते। जैसे राहु और सूर्य के ग्रहण योग को नकार नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार सूर्य और बुध के बुधादित्य योग को भी हम नकार नहीं सकते। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, चतुरता के कारक माने जाते हैं और बुध यहां पर मिडल मैन का काम करेंगे। बुध का काम ही यही है, दो विपरीत ग्रहों के बीच सामंजस्य को बिठाना, यह बुध का काम होता है। और राहु के प्रबल मित्र भी माने जाते हैं बुध, क्योंकि राहु की मिथुन राशि में बुध की मिथुन राशि में राहु अपनी उच्च राशि में होते हैं। राहु और बुध की युति सप्तम भाव में बनेगी। सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, लेकिन इसी भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी होगा। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अब सूर्य क्या है? सूर्य
हमारी आत्मा है, सूर्य जीवनदाता है, हमारे प्राणों के स्रोत हैं। सूर्य हमारा मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है। सूर्य दया है, प्रेम है, करुणा है। सूर्य हमारा आत्मसम्मान है। और सूर्य की प्रातःकालीन किरणों में जीवन देने की शक्ति होती है। और यही सूर्य सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इतना अशुभ प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह डिपेंड करता है ग्रहों की स्थितियों पर। गोचर की कुंडली हो या जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति, उसमें और भी तो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की स्थितियों पर भी डिपेंड करता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य 9 ग्रहों में राजा है, तो मंगल सेनापति है। 15 मार्च यानी कि कल सूर्य से एक दिन बाद मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में छठे भाव के अंदर शनि के साथ युति बनाएंगे। मंगल कन्या राशि वाले जातकों के लिए अष्टम के स्वामी और छठे भाव में विराजमान होंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और मंगल का विपरीत राजयोग का निर्माण करना कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुभ स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में शनिदेव खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में, सबसे प्रिय राशि में छठे भाव में विराजमान है, वो भी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शनि तो कर्म के कारक है। जैसे सूर्य हमारा हृदय है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा पराक्रम है, सूर्य बल है, सूर्य साहस है, वही शनि हमारा कर्म है, शनि हमारा कार्य क्षेत्र है। तो वो कैसे अशुभ समय को हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए खराब करेंगे। सूर्य और मंगल 2 ग्रहों का विपरीत राजयोग का बनना अच्छी स्थिति को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले शुक्र शनि के साथ और मंगल के साथ आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि और शुक्र ये प्रबल मित्र ग्रह भी माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं। लेकिन 31 मार्च को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में जाएंगे, अपनी उच्च राशि मीन राशि में। वहां पर शुक्र का साथ, राहु का साथ शुक्र को मिलेगा। राहु के गुरु हैं शुक्राचार्य, बुध भी रहेंगे। तो यहां पर अच्छी स्थिति तो है आपके जीवन के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 14 मार्च से आज से ही जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा अशुभ आपके लिए होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपके द्वादश के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है, और राहु के साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो 12वां जो भाव है वो किसका भाव माना जाता है? 12वां भाव खर्चों का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको अपने खर्चे कंट्रोल में रखने हैं। अननेसेसरी जहां पर जरूरी नहीं हो आपको खर्चे नहीं करने, पैसे को बचा करके रखना है। दूसरी बात, द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव भी माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं अन्यत्व और परत्व होता क्या है। अन्यत्व और परत्व मतलब अन्य या पराया, ऐसी स्थितियां द्वादश भाव से बनती हैं, क्योंकि द्वादश भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। पति और पत्नी के बीच शादी के बाद जब किसी से अन्य या पराये से लग्नता संबंध बन जाते हैं, उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन नहीं चलता। और यह स्थिति द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड करता है। सूर्य द्वादश के भाव स्वामी है, तो अपने चरित्र को आप अच्छा बना करके रखें, गलत लोगों के चक्कर में ना आए। दूसरी बात, निर्णय लेने से पहले, कोई भी शुभ निर्णय लेने से पहले काफी सोच विचार करने के बाद ही शुभ निर्णय लें। वो आप निर्णय लें, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके भाग्य को बदल सकता है। किसी के बहकावे में ना आए, गलत लोगों के चक्कर में ना आए, क्योंकि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके घर गृहस्थी में अलगाव पैदा करवा सकते हैं, तनाव पैदा करवा सकते हैं, आपके घर में कलह पैदा करवा सकते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे इस महीने। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाहर ज्यादा घूमने फिरने से बचें। और वैसे भी ये तो महीना खर मास का है, सभी मांगलिक शुभ कार्य तो वर्जित ही माने जाते हैं। ये जो महीना है ये पूजा पाठ का है, अध्यात्म का है,
धर्म करने का है, दान पुण्य करने का है, तो अपने इष्ट देव को याद करें, अपने पितरों को याद करें, कुलदेव को याद करें, पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और सूर्य को बलवान करें। यह आपको करना है। दूसरी बात की द्वादश के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ये विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है और विशेष करके दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो व्यापार में कोई भी बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो 1 महीने के लिए आप थोड़ा विलंब करें, रुक जाएं, उसके बाद करें, क्योंकि उसके बाद सूर्य फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अप्रैल में 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे। उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भागीदार में कोई व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, तो पार्टनर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके रखें, तनाव पैदा न करें, पति पत्नी में प्रेम भरा वातावरण तैयार करके रखें। ईगो की समस्या अगर किसी में है तो उसको छोड़ें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें। इस प्रकार की स्थितियों का निवारण है आप स्वयं में कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कोई समस्या कन्या राशि वाले जातकों के लिए जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। सूर्य की सप्तम एक ही दृष्टि मानी जाती है, वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। गलत खानपान से बचें, बाहर का खानपान से बचें, अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखें, अपनी वाणी को अच्छा बना करके रखें, क्योंकि जब भी कोई काम बिगड़ता है, मनमुटाव तकलीफें परिवार में होती है तो वाणी सही होती है। वाणी में थोड़ा संयम रखें, सोच विचार करके आप बोलें, तो ये सब करने से अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। बाकी इतनी बड़ी और भी समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। उपाय क्या करना है? उपाय में आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने की जरूरत है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हरवंश पुराण का पाठ करें, सूर्य से संबंधित वस्तुएं गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। रविवार के दिन लाल रंग की मिठाई खुले में पक्षियों के लिए आप छोड़ दें और हो सके तो कुंवारी कन्याओं को आप रविवार के दिन भोजन जरूर करें। बाकी आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।